हिस्ट्री की इस क्लास में पुनः आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ताम्र पाषाण पाषाण काल के बारे में देखा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें डिफरेंस क्या है, तीनों पाषाण कालों में अंतर क्या है, क्यों इनको इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। पूरा पाषाण काल में 3 काल हैं, जो तीनों काल में क्यों कैसे डिफरेंस है, इनकी बस्तियां कहाँ कहाँ पाई गई हैं, और इस समय की जो संस्कृत थी या इस समय के जो रहते थे कैसे रहते थे, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इस क्लास में हम देखेंगे ताम्र पाषाण काल। नव पाषाण काल खत्म होते होते पाषाण काल में चूंकि पत्थर औजारों के आधार पर ही इनको डिसाइड किया गया, इनका नाम रखा गया है। तो जब नव पाषाण काल खत्म होते होते जब खाद्य शिकारकर्ता, खाद्य संग्राहक, इसके अलावा पशुपालक, पशुपालक के बाद खाद्य उत्पादक जब बन गया, नव पाषाण काल तक वो खाद्य उत्पादक बन चुका था, बर्तन बनाना सीख लिया था, पहिए का आविष्कार हो गया था, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। अब अस्थाई बस्तियाँ या अस्थाई ग्रामीण बस्तियाँ बननी शुरू हो गई थी, विशेषकर पश्चिमोत्तर भारत में, जहाँ पर बारिश थोड़ी कम होती थी, जंगल कम घने थे, ऐसी जगहों पर बस्तियाँ बननी शुरू हो गई। और ऐसे समय में जब पत्थरों के यूज के साथ ही मानव को ताम्र का ज्ञान हुआ। सबसे पहले मानव जाति को या मानव सभ्यता को किसका ज्ञान हुआ, किस धातु का, ताम्र का। पत्थर का यूज ये करते ही थे, तो पत्थर प्लस प्रस्तर, प्रस्तर प्रस्ताम, तो इसलिए ताम्र पाषाण युग इस युग को कहा जाता है, जब ताम्र और पत्थर का यूज किया जाता था। बेसिकली हड़प्पा सभ्यता के पहले की जितनी भी सभ्यताएं, नव पाषाण काल के बाद की और हड़प्पा सभ्यता के पहले की सभ्यताओं के लिए ताम्र पाषाण युग का प्रयोग किया जाता है तकनीकी रूप से। हालांकि बहुत सारी बस्तियां ऐसे हैं जो हड़प्पा सभ्यता के पहले थी, उसके साथ भी थी और उसके बाद भी थी, ताम्र पाषाणकालीन बस्तियां। तो इसलिए जो है तकनीकी, लेकिन तकनीकी रूप से पहले, क्योंकि इसके बाद जब ताम्र और पत्थर के बाद जब तांबे में टिन मिला दिया गया तो ये कांसा बन गया। जब कांसा बना तो ये कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है, ये हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कौन सी है, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक, ताम्र और प्रस्तर का यूज, उसके बाद अब इसमें हम विशेषकर अध्ययन करेंगे ताम्र पाषाण युग का। इसके बाद अगली जो क्लास होगी वो हड़प्पा सभ्यता की होगी, इसमें हम केवल ताम्र पाषाण युग का अध्ययन करेंगे। ताम्र पाषाण युगीन जो बस्तियां थीं, ये अभी तक जो पत्थर प्रस्तर युगीन या पाषाण काल की बस्तियां थीं, ऐसे जगहों पर थी जहाँ पर नदियाँ थीं, पहाड़ थे, या जहाँ पर पत्थर उपलब्ध थे और जंगल था, शिकार करने के लिए जंगल था, नदी थी, पानी पीने के लिए प्राकृतिक आश्रय वही जगहों पर जहाँ पत्थर या गुफाएं उफाएं हो, पहाड़ होंगे तो पत्थर होंगे, पत्थर होंगे तो गुफाएं होंगी, पत्थर होंगे, तो ऐसी जगहों पर रहते थे। लेकिन जब मानव नव पाषाण काल में खेती करना सीख गया तो थोड़ी समतल ज़मीन पे आ गया, तो ऐसे में पत्थर की उपयोगिता थोड़ी कम हुई और उसको ज्ञान हुआ तांबे का। तांबे का ज्ञान हुआ, तो तांबे का ज्ञान और पत्थर का यूज पहले से जानता था, चूँकि पत्थर का ही से ही वो शिकार करता था, पत्थर से ही खेत गोड़ता था, पत्थर से ही सारे कटिंग करता था। विभिन्न तरह के पत्थरों के औजार उसने डेवलप किए थे, कुल्हाड़ी, बिदारड़ी, तमाम सारे ब्यूरिन्स, तो उनका यूज करता था वो। तो इस तरह से जो सभ्यता डेवलप हुई, ताम्र और पत्थर के वाली ताम्र पाषाण सभ्यता कहलाती है। ये पश्चिमोत्तर भारत में कहाँ कहाँ, जैसे इसका जो विस्तार था वो राजस्थान का पूर्वी दक्षिणी भाग, आहार, 2 स्थान फेमस हैं, आहार और गिलुंद। इसके बाद मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, कैथा और एरण। महाराष्ट्र का पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र का उत्तरी पश्चिमी भाग, जो मालवा वाले क्षेत्र से और इधर गुजरात वाले क्षेत्र से सटा हुआ था, यहाँ पर इसमें दैमाबाद, इनाम गांव,
प्रकाश, नासिक, ये सभी बस्तियां लगभग ग्रामीण बस्तियां थीं। आहार, गिलुंद, कैथा, एरण, दैमाबाद, इनाम गांव, प्रकाश, नासिक, ये सब कौन सी बस्तियां थीं? ये बेसिकली ग्रामीण बस्तियां थीं। यहाँ पर कच्चे घर बनाए जाते थे, छप्पर का यूज किया जाता था और इसमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, कृषि की जाती थी। लेकिन कुछ बस्तियां जैसे दैमाबाद और इनाम गांव, ये दैमाबाद और इनाम गांव जोरवे संस्कृत के अंतर्गत एक थी। जोरवे संस्कृत, ये जोरवे संस्कृत के अंतर्गत जोरवे। तो इसमें दैमाबाद और इनाम गांव लगभग नगरीकरण की स्थिति पहुंच गई थी। अभी तक कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन गिलुंद एक ऐसी जगह थी यहाँ पर पकी ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, पकी ईंटों के। इन बस्तियों का प्रसार लगभग पूरे देश में था। चिटपुट, ये तो कुछ उदाहरण है, इसके अलावा चिटपुट पूरे देश में था। हर जगहों पर जहाँ पर भी प्रस्तरयुगीन सभ्यता डेवलप हुई, वहाँ पर उन बस्तियों, प्रस्तरयुगीन जो बसावट थी या प्रस्तरयुगीन जो क्षेत्र थे, वो धीरे धीरे जो प्राकृतिक आश्रय थे और प्राकृतिक शिकारगाह थे, प्राकृतिक जल स्रोत थे, इनसे थोड़ा सा दूर हट करके समतल मैदानों पर जहाँ कृषि योग्य भूमि थी, वहाँ पर ये लोग आए। लेकिन अपने जंगलों को, अपने नदी को, अपने प्राकृतिक आवास को ये पूरी तरह नहीं छोड़ पाए, उनके नज़दीक ही बने रहे। तो इसलिए पूरी तरह से ये कृषि योग्य भूमि नहीं डेवलप कर पाए। लेकिन इन क्षेत्रों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में इन्होंने, जैसे आहार और गिलुंद, इन क्षेत्रों में इनको पर्याप्त जगह मिली और यहाँ पर इनका विकास ठीक से हुआ। इनके जो ताम्रपाषाण युगीन बस्तियाँ थीं, जितनी भी बस्तियाँ थीं, हम जानते हैं कि ये पूरा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो, एक तो अगर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में मेहरगढ़ देख लिया जाए, मेहरगढ़ में प्रारंभिक नवपाषाणकालीन बस्तियाँ हैं, उधर बुरजहोम और गुफकरल कश्मीर वाली क्षेत्र, और ये दक्षिण वाला क्षेत्र ये पाया गया। तो इन मतलब एक कनेक्टिविटी दिखती है कि आपस में कनेक्टिविटी के चलते ही समय लगता है, ऐसा इतिहासकारों का भी मानना है कि इन बस्तियों में रहने वाले लोग, आहार, गिलुंद, कैथा, एरण, दैमाबाद, इनाम, प्रकाश, नासिक, ये जो ताम्रपाषाणकालीन युगीन बस्तियाँ थीं, इनको जब कांसे का ज्ञान हुआ या अपने मेटलर्जी की नेक्स्ट स्टेज में पहुँचे, विकास की नेक्स्ट स्टेज में पहुँचे, और इन्होंने कृषि को थोड़ा विस्तार किया ताम्र की वजह से। ताम्र मिला तो ताम्र में अगर ये राजस्थान वाला क्षेत्र या कम वर्षा वाले क्षेत्र के बजाय सघन वर्षा वाले क्षेत्र में होते, ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में होते, तब ये डेवलपमेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सघन वन होते और सघन वन को ताम्र से काटना मुश्किल था। लेकिन ये ऐसे क्षेत्रों में थे जहाँ पर वनस्पतियाँ होती थी, बड़े पेड़ या इस तरह झाड़ झंखाड़ ही होता था, जिसको तांबे के औजारों से काटना मुश्किल नहीं था। तो उन्होंने इससे कृषि करना आसान था, पत्थर और तांबा मिला करके या लकड़ी के फाल वाले हल मिला करके कृषि करना आसान था। जैसे कालीबंगा में पूर्व हड़प्पा कालीन स्थिति में कूड़े, लकड़ी के कूड़ मिले हैं। अब उसको वहाँ पर हल जोतना आसान था, क्योंकि राजस्थान में जानते हैं कि मिट्टी जो है बलुई ज़्यादा है। पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला क्षेत्र, वहाँ भी बलुई क्षेत्र ज़्यादा है। तो जो लगभग जितना क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का है, गुजरात से लेकर के सिंधु बलूचिस्तान तक, उधर चिनाब में मांडा तक, इधर आलमगीर, हिंडन नदी किनारे आलमगीर, जो चारों पूरा इसकी चौहद्दी निर्धारित है सिंधु सभ्यता की। पूरा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर सख्त मिट्टी नहीं है, सघन वन नहीं है, और इनसे कृषि करना, तांबा और प्रस्तर से कृषि करना आसान था। और तांबा और टिन मिला करके, तांबा और टिन, कांसा जब हुआ थोड़ा सख्त हो गई था, तो इसे और आसान हो गया। तो इन ताम्रपाषाणकालीन बस्ती वाले ही लगभग इन्होंने कांसे का ज्ञान प्राप्त किया और अपनी मेटलर्जी, अपने अस्त्र को, अपने कृषि यंत्रों को थोड़ा सा मजबूत किया, और ये सिंधु घाटी सभ्यता की ओर बढ़े। और चूँकि नगरीकरण की स्थिति हमने बताया, दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की स्थिति आ गई थी, गिलुंद पकी ईंटों का प्रयोग इन्होंने किया था। तो ये चीज़ें इनके पास थी, ये तकनीक इनको थी। और ये जब आगे बढ़े, इनको थोड़ी सी जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है, ये यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी है, क्योंकि मध्य एशिया से भी कनेक्टिविटी है, उधर चाइना वाले क्षेत्र से कनेक्टिविटी है, दक्षिण भारत से कनेक्टिविटी है, पूर्वी भारत से कनेक्टिविटी है, इधर ईरान, मेसोपोटामिया से कनेक्टिविटी इनकी थी, मिस्र से भी लोग आ जाते थे किसी तरह से।
तो ये कनेक्टिविटी अच्छी होने की वजह से यहाँ पर लोगों का आवागमन हुआ और इनके चारों तरफ जो क्षेत्र था बलुई कम सघन वन वाला, पंजाब वाला क्षेत्र, राजस्थान वाला क्षेत्र, हरियाणा वाला क्षेत्र, उधर खुद पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो कम सघन वन वाला है, वहाँ वर्षा कम होती है। तो यहाँ पर इनको कृषि करना आसान था, तो इन्होंने थोड़ी बहुत जो जौ और गेहूं की उत्पादन की वजह से इनकी कृषि और खाने पीने की जब समस्याएं हल हुई तो वाणिज्य की तरफ ये बढ़े, व्यापार विनिमय किया, और जब इनका मन और थोड़ा बढ़ा तो ये विदेशी व्यापार विनिमय में विदेश व्यापार की तरफ बढ़े, मिस्र मेसोपोटामिया संपर्क किया, और इन्हीं ताम्रपाषाण कालीन लोगों ने आगे बढ़ करके सिंधु सभ्यता का विकास किया। बाद में सिंधु सभ्यता का विकास किया। इस तरह से हम जानते हैं कि एक ताम्रपाषाण युग एक तरह से संक्रमण फेज था पाषाण काल के और सिंधु घाटी सभ्यता, मानव सभ्यता डेवलप होने के और मानव के प्रस्तर युगीन या सभ्यता के बीच का, यानी जब मानव एकदम से जंगली था या जंगल में रहता था, आदि मानव था, उसके और एक सभ्य समाज के रूप में डेवलप होने के बीच में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता एक संक्रमण फेज था। ये संक्रमण फेज के बिना परिवर्तन पाषाण युगीन का कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में संभव नहीं था। इस ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता ने उस मानव की प्रसव पीड़ा को आसान किया, जिससे मानव सभ्यता से एक आदिम जीवन से सभ्य जीवन की तरफ अग्रसर हुआ। उस प्रसव पीड़ा को आसान किया इस ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता ने। इसने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी और मानव को एक नए फेज में ला करके परिवर्तित कर दिया। तो इस तरह से इस क्लास में आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो होगी सिंधु घाटी सभ्यता की कल होगी। कल जो है 7 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, 7 बजे आपकी अगली क्लास अपलोड हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।